में सियासत में अपराध का बोलबाला ना बढ़े, इस पर खुद कोर्ट अब एक्टिव मोड में है। कोर्ट खुद नकेल कसने की तैयारी में है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी दागी एमपी एमएलए को रियायत ना मिले, जल्द सजा हो, स्पेशल बेंच का गठन हो। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई हो। अब दागी एमपी और एमएलए पर कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद पार्टियों की राहें कितनी मुश्किल हुई हैं, इसी पर आज बड़ी बहस। और बड़ी बहस में खास पैनल हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हुकुम सिंह भाटी जी, प्रवक्ता बीजेपी, रमेश बामल, प्रवक्ता कांग्रेस, मनदीप बिश्नोई जी, प्रवक्ता जजपा, हिसार स्टूडियो से हमारे साथ संदीप गोयल जी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दागी माननीयों पर सुप्रीम सख्ती, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बड़ी बहस पर आते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया है कि हरियाणा में कुल 68 केस ऐसे हैं, इनमें 21 केस निचली अदालतों में लंबित हैं, 37 मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, 7 केसेस स्टेट विजिलेंस और 3 केस सीबीआई के पास हैं। वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बताया कि अब कोई भी राज्य सरकार किसी भी राजनीतिक केस बिना हाईकोर्ट की अनुमति से वापस नहीं ले सकेगी। जिन केसों की सुनवाई निचली अदालतों के जज कर रहे हैं, उनका जल्द ट्रांसफर नहीं होगा। बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमे सालों साल लंबित पड़े रहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू किया है, टाइम बाउंड करना शुरू किया है। कहा है कि स्टे मत दो, कहा है कि ट्रायल करो, कहा है कि अगर स्टे देते भी हो तो तुरंत उसको विकेट करो, उस पर निर्णय करो। मैं समझता हूं कि इस तरह के दिशा निर्देश दोनों के हित में है, ये देश के हित में भी है। अगर वाकई किसी नेता ने या किसी अफसर ने अपराध किया है तो उसका जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए, उसको सजा भुगतनी चाहिए। और अगर वो निर्दोष है, उसके खिलाफ झूठा केस बना है, तब भी उसको जल्दी से जल्दी बरा होना चाहिए, ताकि वो लोगों को बता सके कि मेरे खिलाफ झूठा केस बना था। तो मैं समझता हूं कि ये दिशा निर्देश सबके हित में बहुत अच्छा प्रभाव होगा। जो आपराधिक किस्म के लोग आगे आए हैं और अपना असर सूख इस्तेमाल करके अपने खिलाफ केस नहीं चलने देते थे, अब मुझे लगता है उनकी नहीं चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डंडा चलेगा और ऐसे लोगों को कानून का मतलब समझ में जल्दी आ जाएगा कि जो भी केस विधायक, पूर्व विधायक, सांसद या पूर्व सांसद उनके खिलाफ लंबित हैं, तो उसकी विड्रॉ करने की, वापस लेने की अनुमति हाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं होगी। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि हरियाणा में कुल 68 केसेस हैं, इनमें 21 केस निचली अदालतों में लंबित हैं, 37 मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, 7 केस स्टेट विजिलेंस और 3 केस सीबीआई के पास हैं। हाँ, जहाँ तक सीबीआई को जो हमारे केसेस ट्रांसफर हुए हैं, उसमें हमारे 3 केसेस ट्रांसफर हुए हैं। उन केसेस के अंदर एक फॉर्मर एमएलए जिलेराम शर्मा है और 2 केसेस में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्यूज्ड हैं, जिसके जो मैटर्स हमारे सीबीआई को जा चुके हैं। जहाँ तक विजिलेंस के पास जो 7 मुकदमे जिनकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उनमें अगेन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला और जो श्री केसी बांगर हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं, ये भर्ती घोटाला के रिगार्डिंग एफआईआर दर्ज हुई थी, ये अभी भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा रामकिशन फौजी जो एक्स चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, जिनके ऊपर दोष है कि उन्होंने ब्राइब को डिमांड किया फॉर सीएलयू दिलवाने के लिए, वो मुकदमा लंबित है। इसी तरह से राम नरेंद्र हैं हमारे एक्स एमएलए, रामनिवास घुरेला हैं, विनोद भयाना जो सिटिंग एमएलए हैं हांसी से, जरनैल सिंह हैं और नरेश गिलवाल हैं जो फॉर्मर एमएलए हैं। ये सभी मुकदमे विजिलेंस के पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोर्ट में पड़े लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अब देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को राज्य सरकार और निचली अदालतें कितनी गंभीरता से लेती हैं। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।
तो अब ये सुप्रीम सख्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सालों साल जो केसेस पेंडिंग रहते हैं माननीय के खिलाफ, उन पर स्टे मत दीजिए, उनका ट्रायल कीजिए और जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, आपके पास आते हुए, कानून सर्वोपरि है, ये सभी मानते हैं, और अब चाहे सत्ता के रसूख में कितना भी ये बचना चाहें, लेकिन अब बचेंगे नहीं क्योंकि ये सुप्रीम सख्ती है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है उससे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और निश्चित तौर पर यह पार्टियों की भी हक में जाता है और आम जन सामान्य के हक में है। दूसरी बात, क्योंकि लेकिन जब हम लोग इस सारे प्रकरण को देखते हैं तो कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो सही मायने में कोई आपराधिक काम हुआ है, लेकिन कुछ केसों में राजनीतिक द्वेष भावना के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन इसमें कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया है कि उसका निपटारा तुरंत से तुरंत, ताकि अगर गलत भी वो मुकदमा बनाया है तो भी उसमें उसका निपटारा होगा। इसलिए ये कोर्ट का निर्णय ठीक है, और इसके देखिए बिल्कुल जो अर्थ है वो जन सामान्य के लिए भी अच्छा है, पार्टियों के लिए भी अच्छा है, और इसके ऊपर विचार जो पार्टियां कर ही रही हैं। वैसे हम तो भारतीय जनता पार्टी के नाते बड़े जोर देकर कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट थे, अगर कोई राजनीतिक दुर्भावना से कोई केस बना तो वो एक अलग बात है, और भाजपा बहुत कुछ कोशिश करती है कि अच्छे कैंडिडेट उतारे जाए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, और यही कारण रहा। देखिए, मैं तो एक बड़े बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में और प्रदेश में आज तक कोई भी इल्जाम हमारे एमपी एमएलए के ऊपर नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष पहचान जो है आज पूरे देश में है। रमेश बामल जी, स्वच्छ राजनीति का दावा तो सभी करते हैं, हुकुम सिंह जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन 68 मामले कुल हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग दलों के, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जजपा भी है, इनेलो भी है, लेकिन अब इन दागी माननीयों की, चाहे वो आपराधिक तौर पर वास्तव में हो या फिर राजनीतिक संरक्षण हो, उन पर फैसला जल्द होना चाहिए और जन सामान्य के हित में है ये दिशा निर्देश। रमेश जी, टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। संदीप जी, यही सवाल आपको भी, जो सवाल रमेश बामल जी से मैंने किया। अब आ रही है मेरी बात? जी जी रमेश जी। हाँ जी, अब आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा। क्यों इंटरफियर करना पड़ा? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 दिनों से वॉच कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा। जैसे एक न्यायाधीश का मर्डर होता कभी हुआ, आज तक सीबीआई ये नहीं बता पाई कि न्यायाधीश का मर्डर किसने किया और क्यों हुआ। अपराधी किस्म के लोग, राजनीतिक नेता जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, न्यायाधीश की हत्या हो जाती है। इससे पहले भी एक न्यायाधीश की हत्या हुई, फांसी खा ली थी उन्होंने, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई कि कौन आदमी इन्वॉल्व है। और भाटी जी कहते हैं कि जी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा कोई नेता दागी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मिस्टर बंगारू लक्ष्मण, राष्ट्रीय बीजेपी, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, रामविलास जी, जिसके खिलाफ मल्टीपल प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन का पर्चा दर्ज हुआ, मिस्टर डीपी वत्स, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जिसने तहसील करके राज्यसभा की सीट ली, और भी कुछ माननीय 4-5 और भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? स्पष्टीकरण दे। आपने तो रमेश जी, आपने तो पूरी सूची बता दी, क्यों डाला? आपने तो पूरी सूची बता दी, आपके भी कुछ नेताओं के नाम इन मामलों में लिखित हैं, लेकिन सवाल देखिए रमेश जी, कितने लोगों के राजनेताओं के इन्होंने जो केस भेजे हैं उनकी कैंसिलेशन रिपोर्ट भेज दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के
आकर ज्वाइन कर लेता तो उसको वो भगवान का दर्जा दे देते हैं, तो रमेश नीट जी, एंड क्लीन है। संदीप जी, तो किस यही तरह की यही जो गुंडागर्दी आज देश भावना भारतीय है, जनता पार्टी कर रही है, संदीप जी, और मैं सवाल आपसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक स्वागत दलों करता के हूं, बीच में लेकिन यही मैं जो देश चैनल भावना के है, माध्यम से यही जो ये सत्ता मांग का करता रसूख हूं है, कि शायद यही माननीय वजह है कि सुप्रीम सालों साल तक हर केस पेंडिंग स्टेट में रहते हैं, डायरेक्शन और दे, यही वजह है कि और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन खुद दे संज्ञान लेना पड़ा इन केसों और को कहना पड़ा रिओपन कि कराए। सियासत में और आपराधिकरण ना हो, जन सामान्य की सेवा के लिए नेता बने हैं, वो बिना आपराधिक छवि के होने चाहिए, उन पर जल्द से जल्द केसेस का फैसला हो, ये सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। देखिए, राजनीति के अंदर जो अपराधीकरण है उसके ऊपर रोकथाम के लिए हमेशा से ही हमारी सरकार काम करती रही है और सुप्रीम कोर्ट भी वो आदेश देती रही है। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश देने के बावजूद भी जो केंद्र में सरकार और राज्य सरकार होती है वो केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को केवल अपने हथियार मानकर इस्तेमाल करती है और दबाव राजनीति रखते हुए ऐसे नेताओं के खिलाफ इसको पेंडिंग रखते हैं ताकि तफ्तीश पेंडिंग रहे, नेता के ऊपर दबाव बना रहे, सरकार का विरोध ना करे। सरकार इस चीज को अपने फेवर में ले हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन को, उनके विजिलेंस जांच है उनको वो थोड़ा डिले टैक्टिक्स के तौर पर यूज करती है ताकि वो एक लंबे विपक्षी दल नेता दबाव करे, सरकार के विरुद्ध आवाज न उठाए। जब बात आती है सत्ता परिवर्तन होने के बाद और सत्ता के उस एंगल से कि भी कोई नेता विपक्ष का वो सत्ता के अंदर नजदीक जाने वाला तो तुरंत उसके केसों के अंदर जल्दबाजी से कार्रवाई की जाती है। सरकारें सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई के अंदर सरकार का होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और जब बात सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती है तो उसकी पालना नहीं की जाती। केंद्र आज आप देखें राजनीति का हमारी जो लोकसभा है उसमें 43% ऐसे एमपी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और पिछली लोकसभा के मुकाबले इस लोकसभा में लगभग 23% की बढ़ोतरी ऐसे सांसदों की हुई है जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। मनदीप जी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा चुनावों के दौरान अपने अपने जितने भी नेता हैं उनका आप रिकॉर्ड सार्वजनिक करें, लेकिन तमाम दलों ने ये भी नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और तमाम पार्टियों को अवमानना का दोषी पाते हुए जुर्माना भी किया। तो जब कानून बनाने वाले ही इस तरह से आपराधिक छवि के नेताओं का संरक्षण करेंगे, 37 केस हरियाणा में ऐसे हैं जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ही हैं, अभी आगे भी नहीं बढ़े, तो कैसे आप कहते हैं कि सुशासन होगा या कानून का राज होगा जब आप लोग खुद पालन नहीं करेंगे? आप ये देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है और पहले भी देती रही है, मैं मानता हूं कि आज जो वर्डिक्ट इस मैटर पे आया है निश्चित तौर पर ये बहुत सराहनीय है और इस पर इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस चीज से अछूती नहीं है। आज सत्ता में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हैं। पहले यूपीए की सरकार थी, उसके सहयोगी दल थे, कांग्रेस थी, तब भी यही हाल था, आज भी उसी प्रकार का लगातार चल रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है तो इस फैसले को देखते हुए निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर जो अपराधीकरण है, जो अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर होंगे और एक स्वच्छ राजनेता जो है वो आगे आएंगे। हम इसका समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। और जो एक बहुत अच्छी बात कही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि केस का फैसला जल्दी से हो जो पॉलिटिकल लोगों से जुड़ी हुई हो, बिल्कुल सही बात है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की भी हमने स्टेटमेंट सुनी और मेरा खुद का भी मानना है, मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, कि अगर कोई वास्तव में दागदार है, वास्तव में दोषी है, वास्तव में अपराधी है, तो उसे सजा जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और अगर किसी के साथ जाती हुई है, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वो अपना जो नाइंसाफी है वो अदालत में साबित कर देगा और वो बरी होकर के बेदाग होकर के जनता के बीच में आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। तो हम स्वागत करते हैं इस फैसले का, निश्चित तौर पर यह फैसला स्वागत योग्य है। हुकुम सिंह भाटी जी, ये तो एक कड़वी सच्चाई है कि रसूखदार जो है वो सिस्टम को जकड़े हुए हैं, सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं। आम आदमी पर तो एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे छोटा सा भी अपराध हो, लेकिन जो बड़े बड़े दागी हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और सालों साल केस पेंडिंग चलते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
रसूखदार की बात नहीं, ये एविडेंस की बात है। और देखिए, जिनके एविडेंस जो ठीक से होते हैं, गवाहियां होती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो खुद ही मुकर जाता है, तो क्या करेंगे, हम तो इस प्रोफेशन से है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, हम देखते हैं लोग जो जिसने कंप्लेंट की वो ही मुकर रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि वो रसूख से दब जाते हैं, उन्हें खरीद लिया जाता है, प्रेशर होता है, इस वजह से। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने लगे। कांग्रेस के समय एफआईआर भी सिफारिश से होती थी, आईएनएलडी के समय एफआईआर भी सिफारिश से होती थी, उसके लिए भी विधायक और मंत्रियों के पास, अफसरों के पास जाना पड़ता था। आज जो एफआईआर है, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से एफआईआर दर्ज कीजिए, ये सरकार ने किया है। दूसरी बात, मेरे साथी नाम ले रहे थे रामविलास शर्मा जी का, डीपी वत्स का और बंगारू लक्ष्मण का। रामविलास शर्मा जी वो आदमी है जिन्होंने बिना बेवजह और उन्होंने सजा भुगती, बेवजह वो जेल गए, जो काला, जो इमरजेंसी का काला दिवस था और जिसमें सिगरेट से उनको जलाया गया, उनका क्या कसूर था। इसी तरह डीपी वत्स है, और वो कोई भी उनका क्रिमिनल केस साबित नहीं हुआ आज तक भी, ना डीपी वत्स का साबित हुआ है। केवल और केवल कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिद्वंदता के लिए उन पर मुकदमे लगाए, उन पर ही नहीं। भाजपा, हम तो अपोजिशन में रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस यही काम करती थी। यही बात ना, अगर द्वेष के चलते ही ये मामले दर्ज हुए, तो अगर कोर्ट ये कह रहा है कि जल्दी ऐसे मामलों का निपटारा हो, अगर आप सच्चे हैं तो सच्चे निकलेंगे, और अगर वास्तव में आप दागी होंगे तो दागी निकलेंगे। रमेश जी, चूंकि हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि आपके राज में तो ये होता था कि एफआईआर के लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। रमेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं आपको जवाब देता हूं कि ई राजा कनी मोदी पवन बंसल जी, उनके खिलाफ एलिगेशन लगे। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने अपने नेताओं के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और सारे के सारे नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड के साथ भरी हुए, तो राजनीतिक निवेश से बहुत दर्ज होते हैं। अभी तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो इनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ, कितने एजुकेशन किए, क्या इन्होंने कभी किसी के खिलाफ किया? क्या इन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? कितने नेता? तभी तो कोर्ट ये कह रहा है, तभी कोर्ट ये कह रहा है, संदीप जी, तभी कोर्ट कह रहा है कि अगर आप सत्ता में हैं और आपके एमएलए एमपीज अगर दागदार हैं तो उसी रसूख के चलते आप बच जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूं कि अब जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालत की मर्जी के बगैर कैंसिल नहीं करवा सकते एफआईआर, क्या दर्ज हो गया उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और माननीय अदालत फैसला करेगी कि वो निर्दोष है, हाँ। कि वो क्रिमिनल है, वो गिल्टी है। इसके बावजूद मैं बिल्कुल चैनल के माध्यम से संदीप जी, मैं यही कह रही हूँ, यही एक राहत और अच्छी खबर है कि आप अगर सत्ता में हैं और दागी हैं, पहले तो आप बच जाते थे, लेकिन अब कोर्ट कह रहा है ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, ये देखिए कि मिली भगत की राजनीति आप ये देखिए कि किस प्रकार से की जाती है। रोहतक के अंदर उद्यान गार्डन का जमीन घोटाला हुआ था 2016 में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किए थे कि राज्य सरकार को इसके अंदर इंक्वायरी की जाए। राज्य सरकार ने सुभाष चंद्रा के परिवार के सदस्यों की वो एक डेवलपमेंट कंपनी को जो भूपेंद्र हुड्डा ने फायदा पहुंचाया था, उन मिली के तहत भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के बारे रिपोर्ट न सबमिट की, और ये कहा गया कि एक सिस्टम का फेलियर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज भी जताया कि किस प्रकार हमारा सिस्टम फेल हो चुका है कि हम आदेश दे रहे हैं, एक केस के अंदर सीबीआई की आदेश हो चुके हैं, उससे संबंधित दूसरे केस में राज्य सरकार उनको बचाने तक का ये फंडा अपना रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें सीबीआई जांच के आदेश किए। आप देखिए 7-7 साल तक
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी करती रही और कोई कार्रवाई नहीं की। और उच्चतम न्यायालय के कठोर के बाद सीबीआई को मार्क हुआ और कई 6 ऐसे मुकदमे भूपेंद्र का मौजूदा सरकार ने क्या एविडेंस कलेक्ट की, कितना स्पीडी ट्रायल करने की कोशिश की, ये मिली भगत साबित करती है कि सत्ता में बैठे लोग सीबीआई का अपना पूरा दुरुपयोग करते हैं और ऐसे नेताओं को जो थोड़ा उभर रहे हैं उनको दबाने के लिए उन सीबीआई का प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं और उनको भी शांत कर देते हैं। कई जनता के मुद्दे को भी विधानसभा उनकी बोलती बंद करने का मनदीप, ये तो कड़वी सच्चाई है। मनदीप, ये कड़वी सच्चाई है कि चुनावों के दौरान आप लोग खूब आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, केसेस भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद मामले ठंडे हो जाते हैं। तो क्या हम ये ना समझें कि ये सब कुछ चुनावी फायदे के लिए होता है? जो आरोप लगाए जाते हैं या फिर जो धांधलीबाजी की जाती है सिर्फ चुनाव के दौरान होता है, उसके बाद वो केस सालों साल पेंडिंग रहते हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पूजा, आरोप लगाने में और आरोप साबित कराने में दिन और रात का फर्क है। राजनीतिक जो पार्टी के नाते जो बातें होती है वो मंच पर होती है, लेकिन जब एविडेंस क्रिएट की जाती है, एक जांच एजेंसी उसकी जांच करती है, वो जांच सामने आती है। सरकार का जो दायित्व, जो कर्तव्य है वो ये है कि अगर किसी के खिलाफ कोई शंका या कोई बात आती है तो उसकी बड़े निष्पक्ष तरीके से एक सुरक्षा एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए। तो जांच हर मामले में होती है, जांच होकर के उसके बाद वो अदालत में उसकी चार्जशीट फाइल की जाती है। उसके बाद अदालत उन साक्ष्यों के तौर पर उन गवाहों को एविडेंस ऑन ओथ करवा करके उस पर अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो मामले न्यायालय में पेंडिंग है, आज के वर्डिक्ट से हम इतना तो मान सकते हैं कि जल्द से जल्द जो इन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, या तो अगर दागी हैं तो उन्हें सजा हो जाएगी, और अगर वो झूठे मुकदमे हैं तो बरी होकर के आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। मैं केवल राजनीतिक लोगों के ऊपर ही, जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही जो मुकदमे हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि आम आदमी के जो केसेस है वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में अदालतों में पेंडिंग है, उनके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई संज्ञान ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि केवल माननीय नहीं बल्कि आम पब्लिक के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद अगर कोई दोषी है तो उसको सजा हो जाएगी, पीड़ित को न्याय मिल जाएगा, अगर निर्दोष है तो वो खुद पीड़ित है उसको इंसाफ मिल जाएगा। मेरा ये मानना है कि वर्डिक्ट बहुत अच्छा है, हमें केवल आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहिए, होगा, कोई अंतर नहीं होगा, जिस पर जो फैसला आना है वो जल्द होगा और केसेस पेंडिंग नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें जो आम और खास का अर्थ नहीं है। वैसे तो जो आदेश हुए हैं उसके तहत तो अगर मान लिया चुनाव, लोगों में परसेप्शन यही है हुकुम सिंह जी, लोगों में परसेप्शन दरअसल यही है कि जो माननीय होते हैं, रसूखदार है, वो हाई प्रोफाइल है और किसी ना किसी तरह से बच निकलते हैं। आम लोग तो यही समझते हैं ना, लेकिन इस वर्डिक्ट के बाद कम से कम जनमानस में यह भावना आएगी कि कानून सबसे ऊपर है, चाहे आम हो चाहे खास हो, सबके फैसले तुरंत होंगे। पूजा जी, इसमें देखिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात यह है कि ये सारे का सारा सजा होना नहीं होना ये एविडेंस के ऊपर आधारित होता है। अगर एविडेंस ठीक से क्रिएट हुए हैं और गवाहियां दी गई है, बहुत सारे पुलिस तो एविडेंस बनाती है लेकिन बाद में गवाहियां नहीं हो पाती, वो लोग छूट जाते हैं। निश्चित तौर पर चाहे राजनीतिक सवाल उठ जाते हैं पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस भी उसमें दागदार हो जाती है। निश्चित तौर पर उसका अच्छा एक मैसेज समाज में जाने वाला है। लेकिन एक दूसरी बात, मेरे साथी कांग्रेस और इनेलो के बड़े, क्योंकि इनके पास सिवाय जो कोई ना कोई एलिगेशन लगाने के अलावा मुद्दे तो है नहीं, मैं कांग्रेस और इनेलो के दोनों साथियों को बताना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, हमारे गठबंधन की जेजेपी की सरकार है, जिसमें हुड्डा साहब के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, 14 प्लॉट अपने ही रिश्तेदारों को दे दिए, गुड़गांव में अपने एक ही परिवार को खुश करने के लिए जो उनके आका हैं उनको प्लॉट दे दिए गए। ये राजनीतिक साजिश नहीं है तो और क्या है? ये भी भारतीय जनता पार्टी और अब हमारी जेजेपी की गठबंधन सरकार में ये मुकदमे बहुत पूरी तरह से ट्रायल में है। रमेश जी, समय थोड़ा कमेंट, रमेश जी टिप्पणी। मैं पूजा जी, बहुत जल्द, पार्टी जी गलत बोल रहे हैं। आप अपने गिरेबान में जाके देखो कि
किसने क्या किया, किस किस को आपने संरक्षण दी है और यूपी में कितने स्वागत करेंगे संदीप जी, वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। संदीप जी, वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। जी, हम स्वागत करते हैं। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो मुकदमे कैंसिल किए गए हैं, आप उस माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान लेकर उन मुकदमों की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करा के और माननीय जज की देखरेख में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर होके और उसको प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद जो संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। हुकुम सिंह भाटी जी, रमेश बामल जी, मनदीप बिश्नोई, संदीप गोयल, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वर्डिक्ट है कोर्ट का, साफ कर दिया है कोर्ट ने कि सालों साल लंबित केसेस अब नहीं चलेंगे, तुरंत ट्रायल हो, सुनवाई हो और पेंडिंग ना हो मामले। ऐसे में अब क्या मुसीबतें बढ़ेंगी दागी एमपी और एमएलए की, ये देखना होगा, लेकिन ये वर्डिक्ट देश हित में है, ये तय है।